हाँ तो बच्चों, आज हम लोग AS2 पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो AS2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है। यानी AS2 क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री आप जानते हो कि इन्वेंट्री आपकी कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है, यानी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो इन तीनों के वैल्यूएशन के बारे में बात करता है AS2। ठीक है, तो AS2 बेटा ये हमारी बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की। तो वैल्यूएशन AS2 क्या कहता है? यानी एज पर AS2 स्टॉक या इन्वेंट्री, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। यानी स्टॉक को किस पे वैल्यू करना चाहिए? कॉस्ट या NRV, इन दोनों में से जो लोअर आ जाए उस पे हमें स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए। तो कॉस्ट तो जानते हो कितने में आपने खरीदा। NRV का क्या मतलब होता है ये समझना है हम लोग को। NRV का फुल फॉर्म होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है वो ये कहता है कि नेट कितना आपको रियलाइज हो पाया। जैसे आप कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ते हो, उसमें जानते हो सेल कंसिडरेशन माइनस करते थे एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, तो आता था नेट सेल्स कंसिडरेशन। सेम चीज यहाँ NRV है। यानी जो एसेट आपके पास है, जो इन्वेंट्री आपके पास है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, और माइनस करते हैं जो भी इसको अगर मान लो बेचें तो कुछ ब्रोकरेज या कमीशन एक्सेट्रा देना पड़ेगा। यानी इसको अगर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र माइनस कर दें तो हमारा NRV आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र में क्या क्या हो सकता है? जैसे कमीशन हो गया, कोई ब्रोकरेज हो गया, ठीक है, ETC। इस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र के अंदर। तो NRV का मतलब समझ गए कि मार्केट वैल्यू में से हम ये माइनस कर देंगे। और कह सकते हो कि अगर मान लो कहीं पे एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र नहीं है, यानी वेयर देयर इज नो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र, इन दैट केस NRV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो ये AS2 की समराइज कहानी है, बहुत छोटे में आपको हमने बताया है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे जो प्रैक्टिकल चीज़ें होने वाली हैं, जो प्रैक्टिकल सवाल लगने वाले हैं, उनको हम कराने जा रहे हैं। तो AS2 में जो पहला सवाल है, यानी एग्जाम्पल नंबर 5, वो कहता है कि इसमें आप कैसे डील करोगे। तो 31/3/12 को क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 यूनिट का है, जिसकी कॉस्ट है 10 रुपये। यानी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? 1 लाख रुपए, ठीक है। यानी इलस्ट्रेशन 5 की बात करें तो कॉस्ट हो गई मेरी 1 लाख रुपए, ठीक है। और मार्केट प्राइस बताया है 90,000 रुपये। मार्केट प्राइस 90,000 रुपये। तो लिख सकते हैं यहाँ, सिंस देयर इज नो एक्सपेंसेस नहीं है, तो NRV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस, यानी कि 90। और आपको बताना है कि कैसे डील करें। तो वही कहानी यहाँ पे लिखी है कि NRV जो होगी वो इन दोनों में से लोअर होगी और स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90,000 रुपये आ जाएगी। यानी इस केस में हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना हो गया? लोअर ऑफ 90,000 और 1 लाख, यानी कितना हो गया हमारा? 90,000 रुपये। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है उसी के बिहाफ पे देखो सवाल लग गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा सवाल था, लग गया आपका। अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग। अगले सवाल की ओर अगर चलें तो लिखा हुआ है फॉलोइंग स्टॉक दुनिया भर की कहानी बताइए। कॉस्ट प्राइस जो है वो 60,000 है, ठीक है। और इसमें लिखा है बीइंग ऑब्सोलीट, मतलब खराब है। इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस, इसको हम लोग प्रोडक्शन पर्पस में यूज कर सकते हैं। आफ्टरिंग इनकर्ड 10,000 एक्सपेंडिचर, तो 10,000 खर्चा करने के बाद इसको यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन पर्पस में। सेम कुड बी यूज एज बाई प्रोडक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट,
और परचेज प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट का कितना है 40,000 रुपये। इसको हम 40,000 दूसरे बाई प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के स्थान पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस जो है वो 40,000 रुपये है। मतलब जो सामान हम यूज़ करते उसकी जगह पे इस सामान को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में वो सामान हमें नहीं खरीदना पड़ेगा 40,000 रुपये में। लेकिन इसको यूज़ तभी कर पाओगे जब ये 10,000 रुपये की मॉडिफिकेशन कॉस्ट खर्चा हो जाए। यानी इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो सवाल में गिवन है 60,000 रुपये, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई 40,000 में बिक सकता है, लेकिन 10,000 खर्चा हो जाएंगे, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई 30,000 रुपये। और इस तरीके 30,000 और 60,000 में से जो लोअर आ गया वो हो गई हमारी स्टॉक की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। तो इसका भी आंसर आप समझ पा रहे हो, ठीक है, यानी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बिहाफ पे ये आंसर लग रहा है। चलो और आते हैं बेटा अगले सवाल में। तो अगले सवाल में बताया गया एक कंपनी डील करती है परचेज एंड सेल ऑफ टिम्बर एंड हैज़ इंक्लूडेड नोशनल इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेड स्पेयर कैपिटल रिजर्व इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ टिम्बर एट द बैलेंस शीट एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ होल्डिंग ऑफ टिम्बर। ये जो टिम्बर का स्टॉक है इनके पास, ठीक है, परचेज और सेल करते हैं टिम्बर की, और उनका जो स्टॉक है उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना चाहते हैं। तो जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है ये कुछ चीज़ों पे लागू नहीं होता है। तो जब इस चैप्टर की शुरुआत की आप थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा कि AS2 जो है वो टिम्बर के ऊपर लागू नहीं होता है, तो उसी बिहाफ पे है, मतलब ये थ्योरी वाला सवाल है। तो जब इसकी आप शुरुआत की थ्योरी रीड करोगे तो ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से इस सवाल को लगा पाओगे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल सवाल है, AS2 की थ्योरी आप पढ़ोगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो हमने आपको सिखाया है, उससे सवाल लगवाना है, ये थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसकी थ्योरी आप पढ़ना और फिर इस सवाल को आप समझने लायक हो जाओगे। हम आते हैं अगले सवाल जो प्रैक्टिकल अप्रोच का है। 3 प्रोडक्ट हैं ABC, ठीक है, और इन तीनों प्रोडक्ट का हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट दे रखी है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। ध्यान रहे जब एक से ज़्यादा आपके पास स्टॉक होंगे तो हर स्टॉक की वैल्यू अलग निकालेंगे। ये नहीं करेंगे सारे स्टॉक का कॉस्ट ले लें, सारे स्टॉक की NRV ले लें, दोनों में से कम, मतलब टोटल वाइज अप्रोच नहीं लगती है, इंडिविजुअल अप्रोच से लगाया जाता है। पहले हर स्टॉक का अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे और जब सबका वैल्यू आ जाएगी तो उसको एडअप किया जाएगा। यानी इसका आंसर देख सकते हैं, ABC लिखा, कॉस्ट लिखी, NRV लिखी, जो लिखी हुई थी वही छाप ली। आंसर कैसे निकालना है, इन दोनों में से लोअर स्टॉक की वैल्यू होगी। ऐसे नहीं कर सकते कि इनका टोटल इसको कंपेयर कर लें और कह दें 84 हो गई स्टॉक की वैल्यू, ना, ये गलत हो जाएगा। हमारा इंडिविजुअल अप्रोच लगानी है। इन दोनों में से छोटा क्या है 28, इन दोनों में से छोटा क्या है 32, इन दोनों में छोटा क्या है 16, और इस तरीके से स्टॉक की वैल्यू होगी 76, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली देखा जाएगा, यानी एक एक चीज का देखा जाएगा। ये नहीं है कि इकट्ठा टोटल वाइज देख लोगे, आइटम वाइज वैल्यू करना होता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये AS2 सिखाता है कि आपको आइटम वाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ये आंसर भी आप समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आते हैं बेटा अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आओ देख लेते हैं बेटा। Z ने परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है भाई 40 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है। इस 40 लाख में से 75% बिक गया है, यानी समझ गए होंगे कि इसका 25% हमारे क्लोजिंग स्टॉक में होगा और उसकी वैल्यू दिखाई गई है 10 लाख रुपए। कंपनी 10 लाख रुपए में दिखाना भी चाहती है, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इसकी है, मार्केट प्राइस कितना है 11 लाख रुपए, और कमीशन देना पड़ेगा 10% का। तो यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, कॉस्ट हो गई हमारी 10 लाख रुपए, और NRV अगर निकालें तो 11 लाख में से हमें 10% कमीशन देना पड़ेगा। तो जब 11 लाख का 10% निकालोगे तो 1.1 लाख आएगा, और माइनस कर दोगे तो 9.9 लाख NRV आ जाएगी, जो इन लोगों ने देखो निकाली है। 10% माइनस कर दो या सीधा 90% निकाल लो, तो इन लोगों ने सीधा 90% निकाल लिया है। और इन दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बचेगी। यहाँ पे देखो कहानी में बताया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका 9th वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी थ्योरी अप्रोच का है, तो जब इसकी आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये लग जाएगा, ठीक है, इसको लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग।
11 पे देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है और एक्सपेंसेस दे रखा है। अगर इनको सेल करते हैं तो सेलेबल कंडीशन में बनाने के लिए खर्चे दे रखे होते हैं, तो एक्सपेंसेस कॉस्ट में से लेस करके लिखेंगे आंसर में हम लोग, ठीक है। मतलब कॉस्ट में खर्चे माइनस करने के बाद नहीं, खर्चे ऐड करने के बाद एक्सपेंसेस इनकर टू ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशन। तो सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे। एनआरवी तो साफ साफ दे रखी है, कॉस्ट में कुछ एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर हम लोग ऐड करके लिखेंगे। तो इसका आंसर कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके नेट कॉस्ट लिखा लिया इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर, और एनआरवी दे ही रखा है, इन दोनों में से छोटा वाला निकाल लो। इन दोनों में से लोअर 13,000, इन दोनों में से लोअर, यानी अगर इसको हम 1 नाम दे दें, इसको 2 दे दें, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल रहा है, 1 और 2 में से लोअर वाला, यानी लोअर ऑफ 1 और 2, और इनका सम कर दें तो ये मेरी आ गई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, 1,21,000 रुपये। और आते हैं बेटा अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर आप आ जाओ तो स्टॉक की कॉस्ट प्राइस इतनी है, एनआरवी इतनी है, लेकिन इन लोगों ने ये कैसे निकाला है, टोटल वाइज निकाला है। ये चीज़ गलत हो गई, इसका मतलब इस तरीके आपको नहीं काम करना चाहिए, आप आइटम वाइज आंसर निकालोगे। तो उन्होंने बताया है कि एम लिमिटेड अपने स्टॉक को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, आपको बताना है कि कैसे आपका आंसर देना चाहिए। तो आपको यही लिखना है कि आपको ये सारी चीज़ें आइटम वाइज निकालनी है आंसर में, यानी कॉस्ट एनआरवी इन दोनों में से छोटा वाला। जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था 11th वाला, उसी के टक्कर का सवाल है, आइटम वाइज आपको निकालना है। तो इन दोनों में से छोटा ये आ गया, इन दोनों में से छोटा ये आ गया, इन दोनों में से छोटा ये आ गया, वैल्यू ये होनी चाहिए। इन्होंने टोटल वाइज निकाल दिया था, यानी इस पे आंसर निकाल दिया था, ये गलत हो जाएगा। आइटम वाइज आंसर निकालना है, और इसलिए कह सकते हो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज पर AS2 9910 होनी चाहिए। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल स्टॉक की वैल्यू दे रखी 5 लाख रुपए, जिसमें से 31,000 असरटेन नहीं किया जा सकता है, दुनिया भर की कहानी बताई है, लेकिन इसका नीचे बताया है कि वैल्यू इस तरीके से आपको AS2 के अनुसार कैलकुलेट करनी है। तो मुझे इस पे ध्यान देना है बस, ठीक है। तो यहाँ 3 स्टॉक है, 3 प्रोडक्ट है, इनकी कॉस्ट दे रखी है, तो कुछ खर्चे दे रखे हैं, तो कॉस्ट में एक्सपेंडिचर ऐड कर लेंगे, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इनमें ऐड करके लिखेंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे जब आप सेल करोगे, तो सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट प्राइस कह सकते हो, इसमें से इसको घटा देंगे तो फिर एनआरवी आ जाएगी, यानी इसमें इसको जोड़ेंगे तो कॉस्ट निकलेगी, इसमें इसको घटाएंगे तो एनआरवी निकलेगी, और फिर कंपेयर करके आंसर दे सकते हो। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो कुछ ऐसा ही किया गया है, कॉस्ट प्राइस में इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन वाले, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकली है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से सेलिंग प्राइस में से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से 12, 5, 15 और 14, 4, 16 आ गया है। इन दोनों में से लोअर वाला निकाल लोगे, ये आपकी स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, यानी स्टॉक की वैल्यू कितनी दिखानी चाहिए, 31,000 रुपये दिखानी चाहिए एज पर AS2, यही निकालना था आपको, ठीक है। तो होपफुली ये भी अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे आप। चलो आते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखा जाए तो एक्स लिमिटेड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर इतना कंप्यूटर स्टॉक की वैल्यू निकालनी है आपको। मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 12 रुपये ईच के हिसाब से। देखो ये 12 ईच के हिसाब से है कि देखो ये फिनिश गुड्स का बताया गया है कि एक जो फिनिश गुड्स होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक फिनिश गुड्स में मटेरियल लगता है 50 रुपये का, जो 12 रुपये यूनिट खरीद के आता है, मतलब 4-5 यूनिट लगता होगा तभी आया है। 50 डिवाइड बाय 12 कर लोगे तो पता चल जाएगा कितने यूनिट मटेरियल लग रहा है। तो 12 रुपये के हिसाब से लगता है 50 रुपये का, 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, यानी इतना स्टॉक लगता है एक फिनिश गुड्स को बनाने में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स 30 रुपये के लगते हैं, टोटल 80 रुपये कॉस्ट आती है, 20 रुपये प्रॉफिट और 100 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है जो गुड्स हम बेचते हैं,
ठीक है। फिर नीचे इन्होंने कुछ कहानी बताई है कि सेलिंग प्राइस गॉन डाउन सडनली फॉर 100 से 70 आ गया, यानी सेलिंग प्राइस 100 ना हो के कितना रहेगा 70 रुपए। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज ऑल्सो गॉन डाउन टू 8 रुपए। जो ये 12 रुपए का प्राइस था वो कितने में आ गया है 8 रुपए में आ गया है। और कह रहा है कि 6000 यूनिट का हमारा मटेरियल का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का नहीं। ये कहानी किसकी है फिनिश गुड्स की है, जबकि स्टॉक कौन सा है हमारा 6000 मटेरियल का है, यानी इस चीज वाले का स्टॉक है। और आपको बताना है कि इस स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ स्टॉक बताना है, इन 6000 यूनिट की स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, 6000 की एनआरवी नहीं दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन फिनिश गुड्स का रॉ मटेरियल का प्राइस नहीं दे रखा है। ठीक है, रॉ मटेरियल का प्राइस नहीं दे रखा है, जबकि 6000 यूनिट ऑफ मटेरियल विच इज ब्रॉड। अच्छा ओहो, 6000 जो मटेरियल है वो पूरा दे रखा है, तभी तो देखो 6000 इंटू 70 करके निकालना है। ठीक है, 6000 इंटू 70 करके निकालना है, मतलब फिनिश गुड्स का स्टॉक है। यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने देखो क्या कहानी लिखी, एज पर पैरा 24 ऑफ ES2 डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ मटेरियल एस्टिमेटेड वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट जो आई है वो 80 रुपये है, यानी आप कह सकते हो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है 80 रुपये। सेलिंग प्राइस भले 100 रुपये है, लेकिन सेलिंग प्राइस कम हो चुका है, सेलिंग प्राइस अब जो है वो 70 रुपये है, कोई खर्चे नहीं है, तो एनआरवी कह सकते हो 70 रुपये। और इन दोनों में से जो लोअर होगा वही स्टॉक की वैल्यू कहलाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों में से छोटा क्या होगा 70, और उसके हिसाब से स्टॉक की वैल्यू निकाली गई है 6000 इंटू 70 करके, ना कि 80 करके। ठीक है, एक सवाल बेटा और बचा हुआ है और उसको भी निपटा लेते हैं, तो ये AS2 हमारा खत्म हो जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको समझना है, क्योंकि ये फॉलोइंग केस हैं। इस सवाल के अंदर 3 सवाल हैं, पहला, दूसरा और एक और है तीसरा अगले पन्ने पे। तो फॉलोइंग केस का मतलब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई आगे से रिलेशन नहीं, इस तरीके का सवाल है। तो एक एक पार्ट समझेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो लिखा हुआ है कि हमने 100 रुपये पर किलो के हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल के प्राइस डिक्लाइन हो गए हैं, कम हो गए हैं, और फिनिश गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड ठीक है, बिलो 10,000 kg रॉ मटेरियल ऑफ द स्टॉक इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी 80। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट एनआरवी का ही दूसरा नाम हो सकता है, कह सकते हो। एनआरवी को कभी कभी क्या करते हैं, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हिसाब से लिख देते हैं। तो 100 रुपये और 80 रुपये में दोनों में से छोटा क्या है 80 रुपये, और स्टॉक की वैल्यू उस 80 के हिसाब से यहाँ आंसर में निकाली गई। 10,000 किलो बचा हुआ था, 80 के हिसाब से उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 8 लाख रुपए। यानी ये वाला पोर्शन आपको समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहा गया है कि हमने 5000 यूनिट 5000 मैट्रिक टन इनपुट किया था, जिसमें से 5% नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है। नॉर्मल वेस्टेज कितना होना चाहिए 5% का, जबकि 5000 यूनिट जब हमने इनपुट किए तो वेस्ट हुआ 300 MT का। ठीक है, होना चाहिए था 5%, लेकिन एक्चुअली में कितना हो गया 300 MT का वेट हो गया। तो इसको चीजों को कैसे करेंगे, देखो बेटा इधर से, ये है 15 का सेकंड पार्ट। इनपुट किया हमने 5000 मैट्रिक टन, इसमें जो टोटल लॉस होना चाहिए था वो 5% होना चाहिए था। 5% ऑफ नहीं, टोटल लॉस जो हुआ है वो 300 मैट्रिक टन का हुआ है। सवाल बता रहा है कि 300 मैट्रिक टन का आपका लॉस हुआ है, वेस्टेज हुआ है। इस लॉस के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा बेटा नॉर्मल लॉस और एक हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होगा इनपुट का 5%, यानी 5000 का 5%, यानी 250 मैट्रिक टन, और रिमेनिंग जो बचा यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फैक्टर, यानी कि 50 MT। तो इससे तो हम लोगों ने निकाला है कि कितना नॉर्मल वेस्टेज होगा और कितना एबनॉर्मल वेस्टेज होगा।
ठीक है। इंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक ईयर एंड, मतलब ये भी हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये भी स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग अकाउंटिंग में ट्रीट करें वही समझना है। ठीक है, तो जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं। और जो अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट होती है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल हैं, वेस्ट हो गए हैं, तो इनमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहाँ करेंगे, तो इसके दो वो होते हैं। इसका जो लॉस हुआ यानी लॉस ड्यू टू नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस की वजह से जो नुकसान हुए हैं, कितने हुए हैं, 250 मैट्रिक टन का नुकसान हुआ है, और 1 मैट्रिक टन की जो कॉस्ट है वो दे रखी है 1000 रुपये, यानी 250 इंटू 1000, 2,50,000। इसको चार्ज कर देंगे, यानी इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, इसको फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, ये ट्रीटमेंट है। और जो इसकी कॉस्ट होगी यानी 50 मैट्रिक टन इंटू 1000 रुपये, यानी 50,000 रुपये, जो अब नॉर्मल की वजह से होता है, इसको हम लोग अपने पीएल अकाउंट से चार्ज करते हैं, यानी इसको कहाँ से कर देंगे, चार्ज टू पीएल अकाउंट। तो यही उन्होंने पूछा था कि जो हमारे पास वेस्टेज की क्वांटिटी का स्टॉक बचा हो, इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, कहाँ कैसे क्या एडजस्ट करोगे, तो वो चीज़ हमने बताने की कोशिश करी है। यही चीज़ इन्होंने इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ, इस तरीके से यहाँ आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, यहाँ से भी पढ़ के आप समझ सकते हो, जो हमने बातें बताई हैं वही वहाँ पे भी लिखी है। ठीक है, अब आते हैं इस चीज़ के तीसरे पार्ट में, इसका थर्ड पार्ट, पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स में क्या क्या लगा है। एक फिनिश गुड्स में, 1 किलो फिनिश गुड्स में मटेरियल लगता है 100 रुपये का, लेबर लगती है 20 रुपये की, और वेरिएबल एक्सपेंसेस लगते हैं 10 रुपये के। और नीचे बताया है कि फिक्स ओवरहेड भी चार्ज होते हैं 1 लाख रुपए के चार्ज, 1 लाख किलो अगर बनाते हैं तो 10 लाख रुपए के, यानी अगर पर यूनिट फिक्स ओवरहेड निकालें तो 10 रुपये आ जाएगा। अगर फिक्स ओवरहेड पर यूनिट निकालें, यानी फिक्स ओवरहेड पर यूनिट निकालें तो 10 लाख का खर्चा हुआ है और 1 लाख यूनिट बनाए हो, यानी कि 10 रुपये। तो अगर एक फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालें तो 100 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 10 रुपये प्लस 10 रुपये, यानी एक फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 140 रुपये। देखो यहाँ से वही निकाला गया है, 140 रुपये। और इसको सेल करने की कोई वैल्यू दे नहीं रखी, मतलब एनआरवी नहीं दे रखी है, तो फिर दोनों बराबर माना जाता है, जो कॉस्ट है वही एनआरवी है। तो 140 रुपये इसकी कॉस्ट आ जाएगी, एनआरवी नहीं दे रखा है, तो जो 2000 किलो हमारे पास फिनिश गुड्स बचे हैं, 140 के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 2,80,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका AS2 का जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो हमने आपको ऑलरेडी पूरा करा दिया है। AS2 में ज़्यादा प्रैक्टिकल सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल नल हैं। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो हैं। प्रैक्टिकल आता है इसलिए हमने पूरा प्रैक्टिकल रूप से करा दिया है। अब इसको आप पूरा अपना कर लोगे, लगा लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ लोगे। ठीक है, तो बेटा यहीं तक करना था। जय हिंद।